कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और दुनिया को महंगाई का खतरा सताने लगा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती है। आइए समझते हैं कि इस युद्ध का तेल और हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो मार्च 2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगभग 2 सालों में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई हैं, जहां ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों बेंचमार्क $90 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। आपूर्ति में बाधा की आशंका से ब्रेंट क्रूड $90.25 से ऊपर और WTI $90.90 के आसपास के कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है? हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, हमारे साथ रिटायर्ड नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय दीवान जी हैं, मेरे साथ ईरान के एक्सपर्ट सज्जाद करगिली जी हैं और मेरे साथ शरद कोहली हैं जो कि मार्केट के एक्सपर्ट है। वो हमें ये बनाएंगे कि तेल का खेल आखिरकार कैसे चल रहा है। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है दुनिया की ऑयल सप्लाईज पर? ये युद्ध अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अब वॉर ऑफ एट्रिशन बना रहे हैं। वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब है कि आप दुश्मन के ऊपर यानी ईरान के ऊपर लगातार छोटे छोटे दर्जनों सैकड़ों हमले करते रहो जब तक कि ईरान की युद्ध लड़ने की क्षमता आस्ते 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 क्षीण ना हो जाए। इस युद्ध के शुरुआती दौर में ये आकलन था कि ईरान के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली 3000 मिसाइलें हैं, लेकिन ऐसा एस्टिमेशन है कि उन्होंने ऑलरेडी 1/3 यानी 1000 रॉकेट्स और मिसाइल्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं पिछले 8 दिन में। तो जो उनके पास तकरीबन 2000 रॉकेट्स और मिसाइल्स बचे हैं वो अगले 2 हफ्ते के युद्ध में खत्म हो जाएंगे और अमेरिका और इजराइल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ईरान के सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स खत्म हो जाएंगे और ईरान ना इजराइल पर कोई हमला कर पाएगा और ईरान ना पर्शियन गल्फ में अमेरिकन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बेसिस पर हमला कर पाएगा। जी ठीक है, मैं सीधे शरद कोहली जी के पास चलता हूं। शरद कोहली जी, क्या कह रहा है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट? क्योंकि हमको थोड़ी कीमत तो बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार कह रही है कि उनके पास लगभग 50 दिन का स्टॉक है। क्या एक आम कंज्यूमर को चिंता करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? क्योंकि LPG की कीमतें तो आज बढ़ गई, 60 रुपए के आसपास महंगा हो गया। श्याम कुमार जी से समझते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये किस तरह की दिक्कत पैदा कर रहा है? क्योंकि ईरान कह रहा है कि हमने तो नहीं बंद किया है, लेकिन फिर भी वहां से जहाज क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और कितना असर पड़ेगा इसका ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पर? और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चोक पॉइंट है, जो 5 चोक पॉइंट जो इंडियन ओशनिक रीजन में है उसमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 किलोमीटर का एरिया, उसमें ओमान का एक्सक्लेव और UAE का भी जुरिस्डिक्शन सदर्न फ्लैंक में और नॉर्दर्न फ्लैंक में मोस्टाम और हॉर्मुज का जो आइलैंड है ईरान का, उसका कंट्रोल। और IRGC की जो मरीन फोर्सेज है लगातार इस पर पैनी नज़र रखती है। माइनिंग भी पॉसिबल है इसमें, जो उन्होंने 2003 में किया था और जिससे एक अमेरिकन फ्रिगेट डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, 40% कार्गो यहाँ से गुजरती है, फ्यूल गुजरती है। भारत लेता है यहाँ से तेल 19 से 20%, 40% चाइना को जाता है। कतार से हमारा 50% गैस आता है। 5 दिनों में ये तेल हमारे पास पहुंचता है और अगर हम ये रूट न लें और हमें रेड सी से या केप होप से जाना पड़े तो हमें 30 दिन से ज़्यादा लगेंगे और वो रिबाउंड एस्पेक्ट होगा उसका भाड़े पे, इंश्योरेंस पे, जिसका आप ऑलरेडी देख रहे हैं। हम ऑयल शॉक में नहीं हैं। भारत के पास अपना रिजर्व है, हमारी रिफाइनरीज में तेल है, हमारे टैंकर जो इन रूट हैं वो भी तेल ला रहे हैं। उनको कैलकुलेट करें तो हम ठीक हैं, लेकिन हमारा रसिया के साथ वेनेजुला तक हम या वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट अमेरिका तक जा सकते हैं और फ्यूल की सप्लाई बाधित नहीं होगी। तो इसलिए भारत को वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी CCS मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुआ है और हम चर्चा कर रहे हैं। जहां तक आप स्टेट की बात करो तो एक शिप मैं दिखाता हूं आपको, 2 नॉटिकल माइल का एरिया और उसी से जाना, बीच में बफर जोन और 2 नॉटिकल माइल से आना।
कंट्रोल्ड है। स्टेट जो होते हैं लोकेलिटी में होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स में होते हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ डार्डेनल्स हो जो टर्की कंट्रोल करता है मेडिटेरियन से ब्लैक सी में जाने के लिए, और या तो ये हो, या चोक पॉइंट्स सुंदरा स्टेट हो, मलाका स्टेट हो, बाब अलमंडेब हो, या मडगास्कर का एरिया हो, इस सब पर पैनी नजर नौसेनाएं रखती हैं। और अब चाइना को डर लग रहा है कि भारत क्या कर सकता है मलाका स्टेट में, क्यों उसने सीपेक बनाया है, क्यों वो पाकिस्तान के साथ एक नया फ्रंट खोल रहा था बे बंगाल में। आपको समझना चाहिए स्टेट्स जो होते हैं बहुत मजबूती के साथ अपने देश को प्रधानता दे सकते हैं, ऑयल को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बात कमेंट करना चाहता हूं, पहले 10 दिनों तक लगातार अटैक किया गल्फ के कंट्रीज पे, वॉर को डाइवर्सिफाई किया, ऑयल को प्रभावित किया, विश्व को अपने पहलू में लेने की कोशिश की, यूनाइटेड नेशन में गया ईरान, लेकिन अमेरिका के साम्राज्य ने दूसरे देशों को पकड़ के रखा और कोई रिटेलिएटरी डायरेक्ट अटैक मिलिट्री से नहीं होने दिया। अब ये रोक रहे हैं आज, तो क्या रोक रहे हैं, हास्यास्पद लग रहा है। उन्होंने ये कहा है कंडीशनिंग कि अगर वो नहीं अटैक करेंगे तो करेंगे, मिला क्या उनको? कुछ नहीं मिला ईरान को, इसलिए रोक रहा है और अपनी खेपें बचा रहा है। एक और बात कहना चाहूंगा, इजराइल पे सिर्फ 117 4 मार्च या 5 मार्च की रिपोर्ट करें 117 मिसाइल गिरी हैं, लेकिन 838 मिसाइल उनकी गिरी है यूएई पे। तो आपको समझना चाहिए लड़ाई कहां जा रही थी, और कुवैत सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। एक और बात कहूं दीपक जी चलते चलते, ये लड़ाई गल्फ के सदर्न कोस्ट पर आने वाली है, इसलिए कुवैत को पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है। वहां शिप्स को घुसना पड़ेगा और स्टेट को कब्जा करना पड़ेगा अमेरिका को, वंस फॉर ऑल। ये रोज की लड़ाई नहीं हो सकती, वंस फॉर ऑल जब तक ये नहीं करेगा, सदर्न फ्लैंक्स को रोकेगा नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड भले न जाए, बीच हेड बनाना पड़ेगा और ईरान को वहां से कंट्रोल करना पड़ेगा। यही आप कह रहे थे शुरू में कि तेल की लड़ाई है, तो तेल की लड़ाई के लिए वंस फॉर ऑल ईरान पे कब्जा होगा कैसे? तो इसलिए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, इसलिए एलपीडी, इसलिए रिफ्यूलर, इसलिए पीछे हटाया जा रहा है शिप्स को, रिफ्यूलर लाके लॉन्ग रेंज से शॉटिंग कराई जा रही है, 80-80 जहाज मारे जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? एनिलेशन करने के बाद बीचेस को फ्रंट हेड पे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब के पास चलता हूं। ब्रिगेडियर साहब, गल्फ के जो देश हैं, ईरान अभी ये क्लेम कर रहा है कि वो उन पर हमला नहीं करेगा, क्या इससे क्रूड ऑयल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं? दीपक जी अपना सवाल जरा दोहराइए, बिकॉज बीच में डिस्ट्रप्शन आ रही थी, शायद नेट की डिस्ट्रप्शन है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ईरान ने ये क्लेम किया है कि वो अब मिडिल ईस्ट के बाकी देश जिन पर वो हमला कर रहा था, जहां पर यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर हमला नहीं करेगा। क्या इससे क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही थी उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, थोड़ी कुछ कम होगी, क्रूड ऑयल का मार्केट स्टेबलाइज होगा? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि जब इन्होंने शुरू में जो पहला रिस्पांस था ईरान का, मैं बोल रहा था वो इमोशनल रिस्पांस है। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए सब कंट्रीज के ऊपर साइमल्टेनियसली, और एज अ रिजल्ट उनको अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने बोला कि हम अटैक कर रहे हैं अमेरिकन बेसिस को, पर अमेरिकन बेस है किस कंट्री के अंदर? वो भी सॉवरन कंट्री है, और ये ऑलरेडी हो चुका है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंदर। तो कोई भी सॉवरन कंट्री अपने कंट्री पर अटैक नहीं होने देगा, वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जाएगा। और अगर 3 दिन पहले की बात अगर आपको याद हो, मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने अमेरिका से बात की थी कि हमें बताइए कि हम कैसे वॉर में इंटीग्रेट हो सकते हैं आपके साथ अगेंस्ट ईरान। तो अब ईरान जो बोल रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, तो एक किस्म की ये भी डायकोटमी है, वो हमला नहीं होगा परफेक्ट, परंतु होगा क्या? वो जो अमेरिकन बेसिस है वो क्या हमला करने से चूकेंगे? वो तो करते ही रहेंगे। तो इस किस्म की जो बात है वो ईरानियंस की कोई थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो समझ में कम आती है। और जहां तक ऑयल प्राइसेस की बात है, मुझे नहीं लगता ईरान को शिप डुबोने की जरूरत नहीं है, किसी टैंकर को डुबोने की जरूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। वो सिर्फ उसको दहशत में रखेगा कि अगर आप इधर से गुजरे तो आप पे अटैक हो सकता है, तो उसकी जो इंश्योरेंस शिप की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी ऊपर जाएगी, और बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा खतरा मोल लेंगे। तो प्राइसेस को बढ़ना तो तय है, ईरान चाहे उस पर हमला डायरेक्ट करे या ना करे। तो इसलिए प्राइसेस जो है वो बढ़ेगी, अनलेस अगर ये वॉर रुकती है या इसको बंद किया जाता है, और वो जो फोनो ऑप्स होते हैं, फ्री फॉर नेविगेशन ऑप्स होते हैं, वो अगर शुरू हो जाए, और जैसे ही ऑयल टैंकर्स की जितनी भी आवाजाही है वो बेरोक टोक शुरू हो। और वैसे अभी भी बताया जा रहा है कोई 180 के करीब टैंकर जो है वो एंकर्ड है वहां पे, और वो हिम्मत नहीं कर रहे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलें। तो मुझे नहीं लगता जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी, तेल की प्राइसेस के ऊपर कोई भी
फेवरेबल इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। फेवरेबल इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, आपको भी लगता है? क्योंकि कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं करना चाहता, इंश्योरेंस कंपनी बैकआउट कर गई हैं। इस युद्ध का भारत के बंदरगाहों पर क्या असर है, पोर्ट पर क्या असर है, ये हमको बता रही है वैष्णव। बिल्कुल, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों तक हर एक बारीक से बारीक जानकारी जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मिडल ईस्ट युद्ध का असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू में भी यहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर लगातार असर जो है देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर 1000 से ज्यादा फूड कंटेनर फंस चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता उन एक्सपोर्टर्स के लिए है जो जल्द खराब होने वाली है, और ऐसे में मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मिडिल ईस्ट इलाके में चल रहे युद्ध की मार झेल रहा है। जैसे जैसे अरब देशों और इजराइल, ईरान और यूएस के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, समुद्री जहाजों की आवाजाही में भी रुकावटें आती नजर आ रही है, क्योंकि कई कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं। अभी जेएनपीटी पर 1000 से ज्यादा एक्सपोर्ट कंटेनर फंसे हुए हैं। इन कंटेनर्स में अंगूर और प्याज, पपीता वगैरह कंसाइनमेंट जो है उसमें शामिल है। फंसे हुए 150 कंटेनर्स में नासिक से आया प्याज है। जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि हर कंटेनर में औसतन 29 से 30 टन प्याज होता है, यानी कि तकरीबन 540 टन प्याज फंसे हुए हैं। दुबई पहुंच चुके 370 कंटेनर भी वहां पर फंसे हुए ही बताए जा रहे हैं। तो हर एक जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह की हालात यहां पर बने हुए हैं और किस तरीके के व्यापार पर इस महायुद्ध का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपक जी, बिल्कुल सही आपने कहा वैष्णव, भारत में भी इसका असर है, इसका असर पूरी दुनिया में है। और सोचिए, कई सारे दुनिया के जो गेटवेज हैं, एयरपोर्ट्स, चाहे दोहा का एयरपोर्ट हो, चाहे वो दुबई का एयरपोर्ट हो, चाहे अबू धाबी का एयरपोर्ट हो, चाहे शारजाह का एयरपोर्ट हो, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर एयरपोर्ट बंद हैं और यात्री धक्के खा रहे हैं। ये सोचिए किस तरह से स्टैंड स्टिल पर ला दिया है इस युद्ध ने ईरान को। मैं तेल की कीमतों की बात कर रहा था, एलपीजी की कीमतों की बात कर रहा था। एक्सपर्ट ओपिनियन इसके बारे में क्या है, जानने के लिए सीधे चलते हैं इकोनॉमिस्ट, जाने माने इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी के पास। शरद जी, मुझे बताइए कि क्या भारत में तेल की कीमतों पर इसका कोई असर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन क्या कहती है अभी? नमस्कार दीपक, आपको सह पैनलिस्ट और लाइफ टाइम के व्यूअर्स को। देखिए, भारत सरकार के सामने दो इस समय विडंबना है। पहली ये कि अगर $90 पार हो चुकी है, अगर ये $95-100 तक जाती है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं ये कॉल लेनी पड़ेगी कि अब हमें कीमतें बढ़ानी है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीपीआई, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन कहूं मैं साधारण भाषा में, उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो ये युद्ध की आंच आपकी किचन तक, आपकी ग्रोसरी बिल तक, आपके हाउस होल्ड बिल तक, आपके घरेलू बजट तक आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें एक जरूरी जोड़ना चाहूंगा दीपक, ये जो अखाड़ी देशों में भारतीय रहते हैं उनकी गिनती लगभग 90 लाख से, अगर मैं राउंड फिगर करूं, 1 करोड़ के आसपास है। थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है। इनसे बहुत बड़ी मात्रा में भारत में फॉरेन एक्सचेंज आता है और इस फॉरेन एक्सचेंज की गिनती बहुत बड़ी है, $130 बिलियन के करीब ये आता है। तो मुझे लग रहा है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन सब की इस समय नौकरी खतरे में, ये सब भारत आने के लिए बेताब है, वहां फंसे पड़े हैं। तो भारत के फॉरेक्स इनफ्लो पे फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। और अभी आपकी सहयोगी वैष्णव जो बता रही थी कि ना केवल हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है कीमतें बढ़ने से, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो आइटम खराब हो जाते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जो वो बता रही थी, वो खराब होने की नौबत पे हैं। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है जो व्यक्ति ये सोच रहा है भारत में बैठा हुआ कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, हमसे हजारों किलोमीटर दूर अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है तो उसको हमसे क्या लेना देना है। तो आप इंतजार करिए। बल्कि आपने देखा गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई है। ये लड़ाई की आंच आपकी रसोई तक, आपके घरेलू बिल तक आने वाली है। और अगर ये लंबा चलता है तो कुछ हमारे पास करीब 1-1.5 महीने का स्टॉक है। आपने हरदीप पुरी साहब का अभी बयान आया था 1-2 दिन पहले, वो सुना था 25 दिन और 25 दिन, 25 दिन का क्रूड रिजर्व्स का, 25 दिन का पेट्रोल डीजल का। तो ये 1-1.5 महीने से ऊपर अगर हमारी सप्लाई डिसरप्ट रहती है, क्योंकि दीपक इसमें जरूरी बात समझने वाली ये है कि जो अमेरिका का क्रूड है, जिसमें वेनेजुएला की नई दुकान खोली है ट्रंप साहब ने, वो क्रूड WTI है, वो स्वीट क्रूड नहीं है। उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा आती है, उसकी आउटपुट भी कम है, उसको वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहा जाता है। वो क्रूड हमारी उस प्रकार से जरूरत नहीं पूरी कर पाएगा, प्लस उसका किराया ज्यादा लगेगा, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा है। तो इसकी भरपाई करनी, हालांकि ईरान ने यह कहा है
कि हम भारत का क्रूड नहीं रोकेंगे क्योंकि भारत ने ईरानियन शिप को कोची में पनाह दी है। तो हो सकता है कि ना रोके, पर ये अभी पूरी तरह से कह पाना मुश्किल है। हर घंटे हर दिन मुझे लगता है युद्ध में एक नया दिन होता है। युद्ध में कोई ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी की। युद्ध में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसके हिसाब से भारत के हाउस होल्ड्स पर, भारत के नागरिकों पर, भारत के खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर आप अपने बजट पर नजर रखिए। ठीक है। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शरद कोहली जी ने बताया कि कैसे आपके घर का बजट बढ़ सकता है। इस बात की पूरी संभावना है अगर ये जंग ज्यादा चलती है। और दूसरी तरफ ईरान अपनी तरफ से नए मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान की तरफ से नया मिसाइल अटैक किया गया है। आईडीएफ ने आम लोगों को चेतावनी जारी की है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ईरान की तरफ से ये नया मिसाइल अटैक हुआ है। ये मिसाइल अटैक कहाँ हुआ है ये भी बता दीजिए। क्या तेल अवीव में हुआ है? तेल अवीव में हुआ है। इजराइल के सबसे प्रमुख शहर तेल अवीव के अंदर ये मिसाइल अटैक हुआ है। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि सुरक्षित जगहों पर आप चली जाए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुआ युद्ध का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का संकट खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट में संकट को देखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। वैष्णव, बिल्कुल, लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम ये इसलिए समझाने का प्रयास करते नजर आए कि किस तरीके से इस महायुद्ध का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में युद्ध का सीधा प्रभाव देखा गया है। पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 335.86 रुपए तक जा पहुंची है। वहीं डीजल की कीमत की अगर बात कर ले तो 321.17 रुपए तक डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। तो ये हाल यहां पर देखने को मिल रहा है दीपक सर कि किस तरीके से पूरा असर जो है पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में जिस तरह का उछाल यहां पर देखा गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, जो पाकिस्तान पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था वहां पर अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की भी मार बरसने वाली है। ऐसे में बढ़े हुए दाम 7 मार्च को आधी रात के बाद लागू होंगे। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई ने पूरे इलाके में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश में शुरू हुई आग पूरे इलाके में फैल गई है। हमें नहीं पता कि यह संकट कब तक चलेगा और इसके खत्म होने का कोई पक्का टाइम लाइन भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल सप्लाई पर निर्भर है, जो चल रही लड़ाई से काफी हद तक प्रभावित हो चुका है। लेकिन तो ये हालत फिलहाल अभी बना हुआ है। लेकिन वैष्णव, सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का स्टोर किया हुआ कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदे और रिफाइनरियों में प्रोसेस करे। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है और कहा है कि भारत में हमने अपने दोस्तों से संपर्क किया है और भारत से ये रिक्वेस्ट की है कि वो रशिया का क्रूड ऑयल खरीदे ताकि पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट ना हो और तेल और डीजल की कीमतें ना बढ़ें और दूसरी ग्लोबल रिफाइनरियों पर दबाव कम हो। सीधे चलते हैं हमारे तमाम मेहमानों के पास। मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। मेरे साथ रिटायर्ड नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय दीवान जी हैं। मेरे साथ सज्जाद करगिली हैं जो कि ईरान मामलों के एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले पाकिस्तान को समझने के लिए मैं यूके देवनाथ साहब के साथ पास चलता हूँ। देवनाथ साहब, कहीं पे भी क्राइसिस हो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर पहले हो जाती है। मैंने कल तस्वीरें देखी, पाकिस्तान के लोग इतने बड़े चोर हैं कि ईरान के बॉर्डर पर जो तेल की जो फेंसिंग लगी हुई है वहां से पाइप डालकर वो तेल ले रहे हैं। वो तेल बंद हो गया है, इसलिए वहां पे जो ब्लैक में तेल बिकता था उसकी दिक्कत पैदा हो गई है। कितने बड़े चोर हैं पाकिस्तान वाले। दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिरी है, गाज गिरी है। पाकिस्तान जो है अपने कच्चे तेल के लिए प्राय पूरी तरह से पश्चिम एशिया में अपने मित्रों के ऊपर निर्भर रहता था। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की दयनीय हालत इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो महज 11
या 12 दिन के इंपोर्ट के लिए ही काफी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 750 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और हम आसानी से अगले 6 महीने तक कोई भी चीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। हम जो पेट्रोलियम कच्चा तेल लेते हैं, हमारा बास्केट भी डाइवर्सिफाइड है। देखिए, हम रूस से पहले 40%, अभी भी करीबन 30% कच्चा तेल ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हम फिर से उसको बढ़ाकर 35%, 40% कर देंगे रूस से जो हम कच्चा तेल ले रहे हैं। हमारा डाइवर्सिफाइड बास्केट ऐसा भी है कि हम अफ्रीका के कुछ देशों से भी कच्चा तेल ले रहे हैं, वेनेजुएला से भी तेल ले रहे हैं, लेने लगेंगे। अब जो ऑयल का शौक है भारत के ऊपर इसलिए भी कम है कि हमारे पास ऑफिशियली अभी 25 दिन का कच्चा तेल का भंडार है और 25 दिन का प्रोसेस्ड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सीएनजी, एलपीजी, इनका भंडार है। दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ 24 दिन का जो भंडार है वो यूजर्स के पास है। ये समझना पड़ेगा। बड़े बड़े जो यूजर्स हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां उर्वरक बनाया जाता है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हम अपना अलग से स्टॉक मेंटेन करते हैं। इसी तरह से जो ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने रिटेल आउटलेट पूरे दुनिया में खोले हुए हैं। तो 24 दिन का भंडार वहां पर भी है। तो करेक्ट मैनेजमेंट के साथ हमारे पास 74 दिन का भंडार है। तो कुछ फर्क भारत पर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं जितना कि पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव ज्यादा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी नीड्स को ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया। भारत ने क्या किया, हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोलर, विंड, बायोगैस, इस तरह की ऑल्टरनेट सोर्सेस को टैप करना शुरू किया है। पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है। भारत में हमारे थर्मल कोयला तो भारत में ही मिल जाता है, तो हमारी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं, वो बैकअप का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पाकिस्तान में कोयले का भंडार तो है नहीं, तो उनको बाहर से कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह से पाकिस्तान में नदियां, पहाड़ों वाला जो नदियां जहां हम डैम बनाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ उनके पीओ के क्षेत्र में ही लिमिटेड है। जबकि भारत में तो कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से शुरू करके। जी, तो आपने बिल्कुल सही बताया, हमने अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रखा है। सोलर भी है, विंड भी है, इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन पाकिस्तान वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। डाइवर्सिफाई करने की बात छोड़िए, पाकिस्तान आने वाले समय में इतना डॉलर उसके खजाने के अंदर नहीं बचा है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके। इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। सोचिए, 350 रुपए डीजल और पेट्रोल 350 के आसपास भारत में ये हो जाए तो भारत में तो गदर मच जाए। लेकिन पाकिस्तान है, मेरे हिसाब से वो देश ही नहीं रहा है। पाकिस्तान की हालत पर हमको हंसना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक एक्सप्लेनर के बारे में, और मुझे वैष्णव समझाएंगी कि वो एक्सप्लेनर में हम किस हथियार की बात कर रहे हैं। वैष्णव, बताइए ये कौन सा हथियार है जिसके बारे में आज हम समझाने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम युद्ध भूमि के अंदर। बिल्कुल, तो दरअसल आपको बता दें, ईरान इजराइल युद्ध अब एक खौफनाक मोड़ पर नजर आ गया है। 8वें दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह से इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, तो ईरान भी यहां पर चुप नहीं बैठा है। जवाबी हमलों में एक के बाद एक जवाब दिए जा रहे हैं मिसाइल अटैक के जरिए। महायुद्ध के दौरान ईरान ने पहली बार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों से हमला किया था। तेल अवीव से लेकर मध्य इजराइल तक इन बमों ने दहशत पैदा कर दी थी, जिसके बाद से देखा गया कि किस तरीके से यहां पर गोली वर्षा हुई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या है, क्यों इन्हें मौत का गुच्छा कहा जाता है, और ये इजराइल के लिए इतने खतरनाक क्यों साबित हो रही हैं। आइए आपको इसको विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लस्टर बम मिसाइल होती क्या है और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है। तो आइए मैं बताता हूं क्लस्टर बम मिसाइल है क्या। क्लस्टर बम मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है। आम मिसाइल में एक बहुत बड़ा विस्फोटक वॉरहेड होता है जो एक जगह गिरकर धमाका करता है, लेकिन क्लस्टर मिसाइल के अंदर दर्जनों छोटे छोटे बम भरे होते हैं, जिन्हें सब म्यूनिशन या बगलेट कहा जाता है। जब ये मिसाइल हवा में लक्ष्य के पास पहुंचती है तो इसका
खेल इसका खोल खुल जाता है और अंदर से निकले दर्जनों बम पूरे इलाके में बारिश की तरह बिखर जाते हैं। यानी एक मिसाइल से एक साथ सैकड़ों धमाके। बिल्कुल, इसी को ही कहा जाता है क्लस्टर बम, जो एक साथ कई धमाके करती है। अब ऐसे में ये समझने के बाद आपको ये भी बताते हैं कि मिसाइल काम कैसे करती है, किस तरह से इसका रोल प्ले होता है। तो ये तकनीक बेहद एडवांस है। इसे जमीन, मोबाइल लॉन्चर या जहाजों से दागा जाता है। मिसाइल के अंदर लगा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ये तय करता है कि किस सटीक ऊंचाई पर वॉरहेड को खोलना है। आमतौर पर जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर ही ये मिसाइल फटती है और 20 से लेकर 80 तक छोटे बम अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। ये बम एक साथ कई फुटबॉल मैदानों में जितने बड़े इलाके को कब्रिस्तान बना सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो इनका पैमाना जो होता है वो काफी बड़ा होता है। अब आप यहां पर यह भी जरा समझने का प्रयास करिए कि ईरान के पास ये तकनीक आखिरकार आई कहां से, जो अपने आप में ही बड़ा सवाल बनी हुई है। तो दरअसल ईरान ने पिछले 2 दशकों में अपनी मिसाइल तकनीक को जबरदस्त तरीके से विकसित किया है। विशेषज्ञों का मानना तो यह भी है कि ईरान ने रूस और उत्तर कोरिया की तकनीकों को रिवर्स इंजीनियर करके अपनी शाहब और फतह जैसी मिसाइलों को क्लस्टर बम ले जाने लायक बनाया है। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो इजराइल के आयरन डोम को भी चकमा देने की क्षमता रखती हैं। तो ये खासियत है इन क्लस्टर बम मिसाइलों की। ये तो एक पहलू की बात हो गई कि ईरान की क्लस्टर बम तकनीक क्या है, लेकिन ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच आज की रात टर्नओवर साबित हो सकती है। क्यों, वो भी आपको बताएंगे। एक तरफ अमेरिका आज रात ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले का दावा कर रहा है और उसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट इस वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी सामने आ रही है। दर्शकों का वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर ईरान नेवी जहाज को डॉक की इजाजत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, भारत ने ईरानी जहाज को ये इजाजत दे दी है और इसी के साथ यहां पर भारत का भी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट नजर आया है। हिंद महासागर में नेवी का जहाज डॉक कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहां पर ईरानी जहाज को इजाजत दे दी गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। इसे डॉक करने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत युद्ध में कूद रहा है या कूदने जा रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। वैसे भी सर एक जहाज तो कोच्चि में ऑलरेडी है ना, डॉक किया हुआ ईरान का। नहीं, इसी की बात कर रहे हैं वो। देखिए, जो IS डेना का डूबना और उसके बाद वशाहर एक और शिप था उनका जो लंका के वाटर में था, जिसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोलंबो में आने की अनुमति दी और सारे जो क्रू हैं उसको होटल में रखा है। और ये जो IS लवान शिप है, ये एक ऑक्सिलरी शिप है जो 3-4 दिनों से लगातार इस एरिया में घूम रहा था। और फाइनली भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, चूंकि उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो इंजन खराब हो गया है उसके कारण दी है। लीगलिटी की बात करें तो इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, कोई भी जा सकता है। जहाज लंगर डालेगा या रुकेगा या कोई बात करेगा तो वो रुकना अलाउड नहीं है। कॉन्ट्रावेंट ले जा रहा हो तो हम उसको सर्च कर सकते हैं, या उन्होंने कहा है कि हमारा इंजन खराब है तो ये ग्राउंड बन जाता है लीगलिटी पे, और इसके लिए उसको लाया गया है और उसके इंजन के ऊपर सर्च चल रही है। क्या तकनीकी डिफिकल्टी है, चल रही है। और कोचिन के होटल में 182 क्रू को अभी फिलहाल रोका गया है। ठीक है, अमेरिका का B-1 बॉम्बर इस वक्त ब्रिटेन पहुंच गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। इसके क्या इंपैक्ट है? B-1 बॉम्बर ब्रिटेन पहुंच चुका है और B-1 बम्बर से क्या हो सकता है, सीधे चलते हैं यूके देवनाथ जी के पास। देवनाथ जी बताइए, B-1 बॉम्बर कितना इंपॉर्टेंट आने वाले समय में, जो कहा जा रहा है कि ईरान पर आज कयामत की रात होगी, एक बहुत बड़ा हमला होगा, तो इसमें B-1 बम्बर का भी क्या रोल हो सकता है? जी हाँ, B-1 बॉम्बर जो है यूएस एयरफोर्स का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान है। यानी ये अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका से टेक ऑफ करने के बाद सीधा ईरान तक आके बॉम्बिंग करके वापस जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसमें एडिशनल फ्यूल लेना है, एडिशनल वेपन्स लोड करने हैं, तो वो इंग्लैंड में आके लैंड किया है। इस विमान की खासियत यह है कि जरूरत पड़ने पर यह नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब 1000 किलो के या 2000 किलो वाले भी ले जा सकता है। और अगर जरूरत पड़े तो इस विमान से टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी फायर कर सकते हैं। इस विमान को मॉडिफाई भी किया गया है, जिसके तहत यह हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल्स को भी ले जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल ईरान की आसमान में कैसे होगा?
अमेरिका को और इजराइल को लग रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है वो काफी है अभी। शायद 1800 से ज्यादा मिसाइलें बची हुई हैं। तो उनको ईरान अभी तक अगले 2 हफ्ते तक फायर करता रहेगा। तो बॉटलनेक प्लस क्या है कि ये जो 1800 मिसाइलें अभी भी ईरान के पास बची हैं, इनका जो स्टोरेज है, भंडारण है, वो जमीन के नीचे 200 फीट नीचे 300 फीट नीचे सुरंगों के अंदर है। तो उनको डिटेक्ट करना और उनको नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। जबकि जो वीक लिंक है पूरे उसमें है ईरान के लॉन्चर। इस युद्ध के शुरुआती दौर में ईरान के पास करीबन 300 मिसाइल के लॉन्चर थे। आकलन यह है कि इनमें से करीबन 150 को ध्वस्त कर दिया है और अभी भी 100 से करीबन 100 लॉन्चर बचे हुए हैं। तो ये लॉन्चर जाहिर बात है क्योंकि इनको मिसाइल लॉन्च करने हैं तो ये हमेशा जमीन के ऊपर रहते हैं। तो सर्विलेंस के द्वारा इन लॉन्चेस की लोकेशन अमेरिकन इंटेलिजेंस को मालूम है। तो आज रात को शायद B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए जहां जहां लॉन्चर साइट है जी। उन पर बॉम्बिंग की जाएगी। देखिए, ये लॉन्चर मजबूरन जमीन के ऊपर रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कमांडर होते हैं वो क्या करते हैं, शूट एंड स्कूट, यानी लॉन्चर से मिसाइल को दागा और तुरंत उसके बाद जैसे ही मिसाइल चली गई इजराइल की तरफ तो उस लॉन्चर को इस तरफ 8 किलोमीटर या उस तरफ 12 किलोमीटर किसी खेत, खलियान, झाड़ी या पहाड़ के पीछे जाके छुपा दिया। लेकिन B-1 बॉम्बर्स जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो प्रिसीशन बॉम्बिंग कर सकता है या एरिया बॉम्बिंग कर सकता है। और सिर्फ अगर ये 100 के करीब लॉन्चर बचे हैं, इनको नष्ट कर देंगे तो उसके बाद ईरान के पास भले ही 1000 मिसाइल हो लेकिन वो उनको लॉन्च नहीं कर पाएगा। यह सोच पर आज रात को काम होगा। इस सोच पर काम होगा, यानी मिसाइल के जो लॉन्चर हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। ये एनालिसिस कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब। लेकिन हमने क्लस्टर बमों के बारे में बात की। कैप्टन साहब, मुझे बताइए कि ये क्लस्टर बम ईरान को कैसे मिले, कैसे उन्होंने बनाया और किन्होंने ये तकनीक दी कि क्लस्टर बम बना दिए जाए और वो उसके बाद उसको इजराइल पर लॉन्च भी कर दे। देखिए, ईरान का पुराना इतिहास रहा है, वॉरियर क्लास के लोग हैं, पुरानी सभ्यता है। और एक बात मान के चलिए कि रजा पहलवी जो पहले शासक थे या उसके पहले से भी इन्होंने एक बात मान करके चली है कि हमें जो भी बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर बनाना है, इंडिजिनियसली डेवलप करना है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अभी जो इनके एयरक्राफ्ट है F-4 और F-5 वो ये पहलवी के ज़माने के खरीदे हुए हैं। और कोवासर जो उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने डेवलप किया वो भी इंडिजिनस डेवलप्ड है। वो अभी तक अमेरिका से F-17 खरीदने के मूड में नहीं है और अभी भी वो चाहते हैं कि जो करें खुद करें, इसीलिए उन्होंने टेक्निकली अपने को एडवांस किया और अब इस कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहे हैं। रशिया का पूरा योगदान है, नॉर्थ कोरिया का पूरा योगदान है, चाइना का पूरा योगदान है। 20 से ज्यादा कार्गो लैंडिंग हुई थी लड़ाई के जस्ट पहले और लगातार तकनीकी सैटेलाइट कवरेज, इंटेलिजेंस कवरेज, ये पूरा का पूरा अभी भी टैसिट सपोर्ट पूरा दे रहा है रशिया और चाइना। नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी से उन्होंने बहुत कुछ बनाया है। क्लस्टर बम की बात करें तो वर्ल्ड वॉर के पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है। पहले वो बॉम्बिंग होती थी, एयरक्राफ्ट से मारे जाते थे। जब आपको रनवे को डिस्ट्रॉय करना होता है तो एक जगह रनवे को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो एक या तो कारपेटिंग बॉम्बिंग करते हैं या क्लस्टर बॉम्बिंग करते हैं। तो ये जब एक हाइट से आप खोलते हो मुंह मिसाइल का और एरिया, ये इसको कहते हैं एरिया डिस्ट्रक्शन। ये प्रिसाइज जैसे किसी बिल्डिंग को मारना है तो वहां इसका यूज नहीं होता। एरिया डिस्ट्रक्शन करना, जैसे आपने फुटबॉल ग्राउंड की बात की, तो पूरे फुटबॉल ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करना है, अगर पूरा एरिया डिस्ट्रॉय करना है, करीब 100 मीटर, 200 मीटर, 50-500 मीटर तक इसका प्रभाव पड़ेगा। कोई यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा। मनोबल तोड़ने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। अगर रिहायशी इलाकों में गिरा तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। तो उस हिसाब से क्लस्टर बम को एक तरह से मनोबल तोड़ने का भी बम कह सकते हैं आप, एरिया डिस्ट्रक्शन का बॉम्ब कह सकते हैं आप। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि मिसाइल खुद डिसाइड करता है कि जो वो उसने टारगेट पे जो अपने कैमरे से देखा या उसको जो गाइडेंस लास्ट में मिली उस हिसाब से किस हाइट पे वो बॉम्ब्स का मुंह खोले ताकि एरिया डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा हो। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, खुद बनाया उसने, अंदर की खेप है। मैं मानता हूं 5000 मिसाइल की कैपेबिलिटी बता रहे हैं लोग उसके पास, और भी आ रहा है क्योंकि यमन जो है वो बनाता है मिसाइल और वहां से आएगी खेप उसके पास।
बाहर से भी कहीं ना कहीं से आएगा, ऐसा नहीं है कि वो अकेला बैठा रहेगा। खेपें आएंगी, इसीलिए चारों तरफ से ब्लॉकेट किया गया है, कॉन्ट्राबैंड हो रहा है, सर्चें चल रही हैं। ये जो आपने ड्रोन वाले शिप को देखा डिस्ट्रक्शन का, ये भी उससे का नमूना है कि ईरान का जो कैरियर ड्रोन है उसे डिस्ट्रॉय किया गया। जितनी भी वॉर वेजिंग कैपेसिटी है और बाहर से लाने की खेप है, उन सबको रोका जा रहा है। तभी वो एक तरह से ब्लॉकेट करने के बाद अब दम घुटेगा जब उसका, तब वो घुटने टेकेगा। ईरान के पास हथियार खत्म हो जाएंगे तब अमेरिका और इजराइल ईरान पर और कंट्रोल कर सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोकूंगा। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। एयरपोर्ट पर धमाके की जबरदस्त आवाज आई है, कई उड़ानों को किया गया है सस्पेंड और धमाके का वीडियो भी सामने आया है। आइए देखते हैं वो वीडियो। फ्लाइटें वहां सस्पेंड है और ये जबरदस्त धमाका हुआ है। अभी धमाका कैसे हुआ है, क्या कोई ड्रोन गिरा है, क्या कोई मिसाइल गिरा है, क्या ये ईरान से आया है? हालांकि अभी अभी ईरान ने कहा था रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को कि हम मिडिल ईस्ट पर और हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये धमाका हुआ है। कैसे देखते हैं कैप्टन श्याम कुमार जी, आप इस धमाके को क्या निकाल सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था ये हास्यास्पद है कि कह रहा है कि हम अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने अटैक किया, शुरुआत की, किसी देश ने रिटेलिएशन मिलिट्री के हिसाब से नहीं किया, अमेरिका को करने दिया। बेसिस पे अटैक हो रही है, कंटेन करके रखा हुआ है सबको। और ये जो मिसाइल्स आती है ना, और आपको कहा ना मैंने, सबसे ज्यादा मिसाइल यूएई ने झेला है, 678 मिसाइल परसों की बात करें तो। उसके बाद दूसरे नंबर पर कुवैत है। यहां मिसाइल्स आ रही हैं और उसको अगर अटैक किया गया तो उसकी डेब्रिस गिरती हैं। जब डेब्रिस गिरेंगी तो वो किसी एरिया में भी गिर सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया हो। एक छोटा सा ड्रोन आ जाए रिहायशी इलाके में, उसको मारा आपने, उसकी डेब्रिस तो गिरेंगी। और सर्वेलेंस के लिए आया था, देखने के लिए आया था, कैमरा से फोटो ले रहा था, लेकिन आपने मारा है क्योंकि आपको नहीं मालूम उसके बारे में। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मनोबल भी तोड़ना और लोगों को परेशान भी करना, थोड़ा डर भी दिखाना, और मैं आपको बताता हूं कि यह कोशिश लगातार जारी रहेगी ईरान की कि वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित होते रहे, ये गल्फ कंट्रीज परेशान रहे। अभी तो एक और बात बची हुई है, पानी का जो इनका जो आरओ प्लांट्स हैं, जो पानी का पूरा प्रभाव है इस एरिया में, उन पानी के प्लांट्स को अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। शायद जब वो डिस्टर्ब होगा, पूरा का पूरा गल्फ कंट्री रिवर्स ऑस्मोसिस करके, डिसैलिनेशन करके पानी लेता है। और बुसार जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उस पर भी अटैक हुआ था। एकमात्र सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है जो एक्टिव है और जहां पे आईएए की नजर है, और उस एरिया पे भी पानी का प्रभाव हो सकता है। अगर ये उस पर अटैक हुआ, डिकंटामिनेशन हुआ, ये इस तरह की बातें हुई, तो पूरा गल्फ एक तरह से और भी झुलस जाएगा। तो मुझे वॉर पानी पर भी जाने का खतरा दिखता है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के साथ पास भी चलते हैं। यूके देवनाथ जी, मुझे बताइए कि क्या ये वॉर पानी तक जा सकता है? क्योंकि हम अपने दर्शकों को समझा दें, हमारे यहाँ तो पानी हैंडपंप पे आता है, या नल में आता है, या कुएं से आता है, या नदियों से आता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के इन देशों में समुद्र के पानी से नमक निकालने के बाद और उससे हानिकारक जो बाकी चीजें होती है वो निकालने के बाद उसका पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ईरान इतनी ताकत रखता है कि इस वॉर को वो पानी तक ले जाए? दीपक जी, ईरान ने बार बार ये कहा है, उनके विदेश मंत्री ने ये बयान जारी किए हैं कि वह सिर्फ मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमला करेंगे। यानी अमेरिका की नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के जो बेसेस हैं, या जैसे कि अभी हम देख रहे हैं रनवे पर हमला हुआ है। ईरान ने बार बार ये कहा है कि वो किसी भी सिविलियन टारगेट पर, जिसमें आरओ प्लांट भी आ जाता है। ईरान का जो मकसद है वो खाड़ी देश के जो देश हैं वहां की आम आवाम को परेशान करना नहीं है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि खाड़ी देश में जो आम आवाम है, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, सऊदी, आम आदमी जो है, उनकी जो सिंपैथी है वो ईरान के लिए है। आप वहां पर होटल में जाएंगे तो मैं आपको अभी कल परसों की इंटेलिजेंस खबर बताता हूं, सारे होटल्स में वहां पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, या अभी एक सर्ज हो गया है मोसाद का और सीआईए एजेंट्स का। पहले वहां मोसाद सीआईए के 20, 25, 24, 36 एजेंट थे, अभी वहां पे करीबन 700, 800, 900 मोसाद और सीआईए के एजेंट हैं। ये जिन 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, आम जो वहां लोग काम करते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस कर रहे हो, चाहे वो हाउसकीपिंग में हो, चाहे वो केटरिंग दे रहे हो, फूड प्रोडक्शन में हो, ये लोग सब अपनी जो सिंपैथी है वो रखते हैं ईरान के तरफ। तो ईरान में अपने हैंडलर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे होटल में 7वें फ्लोर में रूम नंबर 220
122 जो कि पूरब की दिशा में है, उसमें अमेरिकन डिप्लोमेट ठहरे हुए हैं। तो ईरान कुछ ऐसे काम नहीं करेगा जिससे कि जो आम आवाम है इन देशों में वह ईरान के विरुद्ध सोचने लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्रनाथ साहब आपका। कैप्टन श्याम कुमार जी आपका, और वैष्णो तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी आज के इस शो में युद्ध भूमि में। आज के लिए इतना ही, कल 2 बजे फिर आपसे मिलेंगे और युद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट लेकर आपके पास आएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया हमें सोशल मीडिया पर लिखकर बताइएगा। इसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए ये भी बताइएगा। आज के लिए नमस्कार।